अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारा डिमेंशिया। डिमेंशिया क्या होता है? ये डिफ्यूज़ डिटोरिएशन है ब्रेन के न्यूरोनल फंक्शन की। ठीक है, डिफ्यूज़ ये डिटोरिएट हो जाता है, प्रोड्यूस्ड बाय अ नंबर ऑफ पैथोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, बहुत सी इसकी वजूहत होती हैं। यानी हम ऐसा कह सकते हैं ये एक ऐसा क्लिनिकल सिंड्रोम है जिसमें डिक्लाइन आ जाता है प्रीवियसली जो एक्वायर्ड इंटेलेक्चुअल फंक्शन है किसी का भी, प्रीवियसली एक्वायर्ड आईक्यू, उसमें डिक्लाइन आ जाएगा विदाउट इम्पेयर अराउजल, अराउजल इम्पेयर हुए बगैर। ठीक है, इट इज़ कैरेक्टराइज बाय डिस्टर्बेंस ऑफ द मल्टीपल हायर कॉर्टिकल फंक्शन, जिसमें मेमोरी भी, थिंकिंग, ओरिएंटेशन, कॉम्प्रिहेंशन, कैलकुलेशन, लर्निंग, लैंग्वेज एंड जजमेंट, ये सब जो है डिस्टर्ब होंगी। हाउएवर कॉन्शियसनेस इज़ नॉट इम्पेयर्ड। ठीक है, कॉन्शियसनेस नहीं होगी पेशेंट की इम्पेयर। तो डिमेंशिया जो है ये 19% उन लोगों को अफेक्ट करता है जो एजड है ओवर 65, और 20% उनको जो 80 साल की उम्र से ज़्यादा है। ठीक है, 80 to 85। याद देखिएगा, इसमें ये जो ग्लोबल इम्पेयरमेंट हो जाती है ना पेशेंट के कॉग्निटिव फंक्शन की, तो ये टिपिकली प्रोग्रेसिव होती है। प्रोग्रेसिव तो है लेकिन इरिवर्सिबल भी है कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, with Alzheimer disease and diffuse vascular dementia being the most prevalent subtypes जो हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, वास्कुलर और अल्जाइमर। रेयर कॉजेज़ भी हमने इन्वेस्टिगेट करने हैं, स्पेशली अगर यंग पेशेंट है या जिसको रैपिडली हुआ है डिमेंशिया, तो उसमें हमने रेयर कॉजेज़ को भी डिटेक्ट करना होता है। अगर मैं आपको इसकी पैथोजेनेसिस समझाऊं और क्लिनिकल फीचर्स, तो डिमेंशिया को हम क्लासीफाई करते हैं कॉर्टिकल और दूसरा सब कॉर्टिकल टाइप्स में। ठीक है, वो यहाँ पर नहीं गिवन। तो ये दो टाइप्स उसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की बेसिस पे हैं। यूजुअल इसके जो इनिशियल सिम्टम्स होते हैं ना, वो पेशेंट की पर्सनैलिटी चेंजेस आते हैं, मेमोरी डिसफंक्शन होता है। थॉरो हिस्ट्री से हमें, जिसमें पेशेंट और उसका कोई क्लोज फैमिली मेम्बर इन्वॉल्व होगा, तो ये हिस्ट्री से पता लगाना क्रूशल होता है। बेड साइड टेस्ट भी हम करते हैं, जैसे कि मॉन्ट्रियल कॉग्निटिव असेसमेंट टेस्ट जो किया जाता है कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को असेस करने के लिए, माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट को, तो वो भी हम बेड साइड इसमें करते हैं ताकि कॉग्निटिव डेफिसिट पता चले, या मोर इंटेंसिव न्यूरोफिजियोलॉजिकल असेसमेंट भी ज़रूरी हो सकती है डायग्नोस्टिक क्लैरिटी के लिए। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम फोकल लेशंस जो हैं उनको रूल आउट करें बाय कंफर्मिंग द कॉग्निटिव डिस्टर्बेंस इन मल्टीपल एरियाज़। ठीक है, मल्टीपल एरियाज़ में जो है लेशन को कंफर्म करके, अगर मल्टीपल एरियाज़ में कॉग्निटिव डिस्टर्बेंस है तो हमने फोकल लेशंस को रूल आउट करना है। इसमें डिमेंशिया में पेशेंट को डिप्रेशन भी साथ हो सकता है कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट के साथ, या फिर वो डिप्रेशन कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट को फर्दर मिमिक करेगा, उसके जैसा होगा, नेसेसिटेटिंग द मेंटल स्टेट असेसमेंट। अच्छा, एक और बात, कुछ ना इसमें डिस्टिंक्टिव फीचर होते हैं जो कि ऑफन अलाउ करते हैं फॉर स्पेसिफिक डायग्नोसिस। ठीक है, डिमेंशिया के जो कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हैं वो मैं आपको अगर बताऊं, तो इसमें जो क्रूट्सफेल्ड जैकोब डिजीज़ होती है, उसमें रैपिड प्रोग्रेशन होगी महीनों तक, और मायोक्लोनस होगा। फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया एक और, इसमें हम ये टाइप पढ़ेंगे, तो उसमें क्या होता है, जो टेम्पोरल या फ्रंटल लोब डिसफंक्शन है इनके साइंस मिलेंगे, और मेमोरी जो है पेशेंट की रिलेटिवली प्रिजर्व्ड होती है इनिशियली, शुरू में। ठीक है, लेवी बॉडी डिमेंशिया भी हम पढ़ेंगे, जो जिसमें विजुअल हेलुसिनेशंस होती हैं, विजुअल और फ्लक्चुएटिंग कॉग्निटिव स्टेट, साथ में पेशेंट को पार्किंसनियन साइंस भी होंगे। एल्जाइमर भी इसमें अगली टाइप हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, तो उसमें एक्चुअली ग्रेजुअल वर्सनिंग होती है सिम्टम्स की। और वास्कुलर डिमेंशिया, वास्कुलर स्टेप वाइज डिटोरिएशन होगी। ठीक है, तो अब इसके अगर मैं कॉजेज़ दिखाऊँ आपको, ये जो टेबल बना हुआ है ग्रीन कलर का, इसमें सारे कॉजेज़ हैं डिमेंशिया के। ऐसा भी हम कह सकते हैं कि इसकी सब टाइप्स और कॉजेज़, इसकी बहुत सी सब टाइप्स हैं और उनको कैटेगराइज किया गया है कॉमन, लेस कॉमन और रेयर कॉजेज़ में। ठीक है, सबसे पहले अगर डीजेनरेटिव कॉजेज़ देखें, तो डीजेनरेटिव में अल्जाइमर डिजीज़, पिक्स डिजीज़, हंटिंगटन डिजीज़, पार्किंसंस डिजीज़, नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफेलस से भी डिमेंशिया होता है। ठीक है, डीजेनरेटिव कॉज है ये। डीजेनरेटिव के बजाय अगर हम इस पर हेडिंग रखें इनहेरिटेड कॉजेज़, ठीक है, इनहेरिटेड कॉजेज़ अगर हम लिखें अकॉर्डिंग टू डेविडसन जो क्लासिफिकेशन है, तो उसमें फिर हम
कॉमन जो है इनहेरिटेड में अल्जाइमर डिजीज़ होती है, ठीक है। हमें पता है अल्जाइमर डिजीज़ ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस है, 15% फैमिलियल होती है, जिसमें APP, PSEN1, PSEN2 इस तरह के जीन्स में म्यूटेशन आती है और अर्ली ऑनसेट फैमिलियल अल्जाइमर होती है, ठीक है। एक और है इसमें इनहेरिटेड, जो इसमें नहीं नेम नहीं है गिवन, वो है फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया। ये लेस कॉमन है, ठीक है। अभी जो मैं आपको सारे एक्सप्लेन करूँगी इनहेरिटेड कॉजेज़ में, वो जो लेस कॉमन होंगी, जिसमें फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया, ल्यूकोडिस्ट्रोफी, हंटिंगटन डिजीज़, विल्सन डिजीज़, डिस्ट्रोफिया मायोटोनिका, लेवी बॉडी डिमेंशिया, प्रोग्रेसिव सुप्रा न्यूक्लियर पाल्सी। अब हंटिंगटन डिजीज़ हमें पता है कि जिसमें मेमोरी, थिंकिंग, मूवमेंट, इमोशनल स्टेट, इनका डिक्लाइन आ जाता है, इनहेरिटेड जेनेटिक होता है, HTT जीन में म्यूटेशन आती है। इसी तरह विल्सन डिजीज़ में क्या होता है, विल्सन भी रेयर जेनेटिक है, जिसमें कॉपर एक्यूमुलेट करता है बॉडी में, लिवर में, ब्रेन में, तो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम होते हैं जिसमें कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, साइकियाट्रिक इश्यूज़, तो वो भी डिमेंशिया की तरह मैनिफेस्ट करेगा। और अभी मैंने आपको बताया कि फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया, जिसमें स्ट्रॉन्ग जेनेटिक बेसिस होती है, उसमें ना कुछ जीन्स में टाउ प्रोटीन में म्यूटेशन आती है, जैसे MAPT टाउ प्रोटीन, दूसरा है प्रोग्रेन्युलिन GRN, या फिर C9ORF72 या VCP या FUS और TBK1। इन सारे जीन्स में म्यूटेशंस आती हैं, तो उससे क्या होता है कि एबनॉर्मल प्रोटीन की एक्यूमुलेशन हो जाती है फ्रंटल में भी और टेम्पोरल लोब में, तो फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया होता है, ठीक है, प्रोटीन्स की एक्यूमुलेशन की वजह से। एक और इसमें इनहेरिटेड लेस कॉमन कॉज था डिस्ट्रोफिया मायोटोनिका। ये एक मस्कुलर डिस्ट्रोफी की टाइप है जो बाकी बॉडी सिस्टम्स को भी अफेक्ट करती है, ब्रेन को। तो इंडिविजुअल्स जिनको ये होता है वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी एक्सपीरियंस करते हैं, कॉग्निटिव डिक्लाइन भी होता है इनका। देन लेवी बॉडी डिमेंशिया जो है वैसे तो स्पोरेडिक है, लेकिन कुछ इसके भी इनहेरिटेड कॉजेज़ हैं। तो इसमें A साइन्यूक्लिन और बीटा अल्फ़ा और बीटा साइन्यूक्लिन दोनों जीन्स में जो है म्यूटेशन आती है, तो वही बात कि प्रोटीन एग्रीगेट्स बन जाते हैं, लेवी बॉडीज़ बनती हैं न्यूरॉन्स के अंदर और डिमेंशिया होता है। प्रोग्रेसिव सुप्रा न्यूक्लियर पाल्सी, ये भी एक इनहेरिटेड लेस कॉमन कॉज है। इसमें क्या होता है, एक प्रोग्रेसिव कंडीशन है, नाम से पता चल रहा है, जिसमें मूवमेंट, बैलेंस और आई कंट्रोल में प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन ये कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट और डिमेंशिया भी करवाएगा, पार्टिकुलरली एग्जीक्यूटिव फंक्शंस और मेमोरी को अफेक्ट करेगा। तो इसमें एबनॉर्मल टाउ प्रोटीन्स जो है वो एक्यूमुलेट कर जाती हैं प्रोग्रेसिव सुप्रा न्यूक्लियर पाल्सी में। देन माइटोकॉन्ड्रियल एन्सेफेलोपैथीज़। अच्छा, अब जो है मैंने आपको कॉमन एक बताई अल्जाइमर डिजीज़ इनहेरिटेड कॉज है, दूसरा इनहेरिटेड लेस कॉमन सारे बताए, अब तीसरा रेयर इनहेरिटेड कॉजेज़ भी हैं, जिसमें आता है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल एन्सेफेलोपैथीज़, कॉर्टिको बेसल डीजेनरेशन। माइटोकॉन्ड्रियल एन्सेफेलोपैथी नाम से पता चल रहा है जेनेटिक डिसऑर्डर है, माइटोकॉन्ड्रिया को अफेक्ट करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया सही से वर्क नहीं करेगा तो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होगी, जैसे एन्सेफेलोपैथी, ब्रेन डिसफंक्शन और डिमेंशिया। तो इसमें मिलास आता है, इसकी एक एग्जांपल है जो हमने बायोकेम में भी पढ़ा था, माइटोकॉन्ड्रियल एन्सेफेलोपैथी, लैक्टिक एसिडोसिस, स्ट्रोक लाइक एपिसोड्स, मिलास। दूसरा रेयर है इनहेरिटेड कॉर्टिको बेसल डीजेनरेशन। इसमें क्या होता है कि पार्किंसन मूवमेंट प्रॉब्लम्स यानी पार्किंसनिज्म, डिस्टोनिया, एप्रेक्सिया, इस तरह के जो है प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, कॉग्निटिव डिफ़िकल्टी होती है लाइक एफेजिया, मेमोरी इम्पेयरमेंट, जो कि आगे जाके डिमेंशिया करवाएगा। तो ये एक टॉटोपैथी है, यानी एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ टाउ प्रोटीन की वजह से हुआ है, टाउपैथी है, ठीक है, कॉर्टिको बेसल डीजेनरेशन। तो यहाँ पर एक क्लास जो है कॉजेज़ की, जिसको हम कह रहे हैं इनहेरिटेड, ठीक है, वो कंप्लीट हुई। इनहेरिटेड में सारे आ जाते हैं। अगला इसी के नीचे देखें कॉज वास्कुलर। अब वास्कुलर में भी आप याद रखें कि 3 ही टाइप्स होती हैं। एक डिमेंशिया के वो कॉजेज़ हैं वास्कुलर जो कॉमन है, जिसमें है डिफ्यूज़ स्मॉल वेसल डिजीज़, डिफ्यूज़ स्मॉल वेसल डिजीज़, ठीक है, आप लिख लें क्योंकि इसमें नहीं लिखा और ये क्लासिफिकेशन ज़्यादा अच्छी है। तो ये कॉमन कॉज है जहाँ पे वाइड स्प्रेड डैमेज हो जाता है ब्रेन की छोटी छोटी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, और उनमें ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन होता है डैमेज का। तो उसके नतीजे में ना छोटे छोटे लेक्यूलर इन्फार्क्ट बनते हैं, जिसको हम स्मॉल स्ट्रोक कहते हैं। वो जमा होते जाएंगे तो स्टेप वाइज डिटोरिएशन हो जाएगी कॉग्निटिव फंक्शन की, ठीक है। मेनली इसमें वास्कुलर में मेन मसला ये होता है कि ब्लड फ्लो, ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ होती है। तो एक हो गया स्मॉल वेसल डिजीज। दूसरा लेस कॉमन कॉज है वास्कुलर का अमाइलॉइड एंजियोपैथी और मल्टीपल इम्बोलाई।
अमाइलॉइड एंजियोपैथी हमें पता है ऐसी कंडीशन जिसमें अमाइलॉइड प्रोटीन जो है ना आर्टरीज की वॉल में बिल्डअप हो जाता है, तो हेमरेजिक स्ट्रोक होगा ब्रेन में और डिमेंशिया होगा। इसी तरह मल्टीपल इम्बोलाई, ये भी वास्कुलर कॉज है डिमेंशिया का। मल्टीपल इम्बोलाई छोटे छोटे ट्रैवल करेंगे ब्रेन की तरफ, छोटे छोटे स्ट्रोक्स करवाएंगे, वाइड स्प्रेड ब्रेन डैमेज होगा तो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होगा। और थर्ड, वास्कुलर में ही जो रेयर कॉजेज हैं डिमेंशिया के, उसमें आता है सेरिब्रल वास्कुलाइटिस, SLE। सेरिब्रल वास्कुलाइटिस यानी ब्लड वेसल्स की इन्फ्लेमेशन हो गई तो ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्ट हुआ, ब्रेन डैमेज हुआ, डिमेंशिया हुआ। SLE कैसे, ऑटोइम्यून डिजीज़ है, ब्रेन को भी अफेक्ट करेगी, तो सेरिब्रल वास्कुलाइटिस भी करवाएगी, बाकी वास्कुलर लेजन वही कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, डिमेंशिया। ठीक है, तो इस तरह वास्कुलर कॉजेज़ भी हो गए। थर्ड कैटेगरी आती है मेटाबॉलिक कॉजेज़। अच्छा, मेटाबॉलिक में यूरीमिया, रीनल डायलिसिस, इनमें डिमेंशिया होता है, लिवर फेलियर में, और रिमोट इफेक्ट्स कार्सिनोमा के। देन फोर्थ कैटेगरी है टॉक्सिक कॉजेज़ ऑफ डिमेंशिया। टॉक्सिक या न्यूट्रिशनल। टॉक्सिक या न्यूट्रिशनल कॉज में मोस्ट कॉमन कॉज डिमेंशिया का बनता है अल्कोहल। अल्कोहल कैसे, क्रोनिक अल्कोहल अब्यूज़ से भी ब्रेन डैमेज होता है, वेरियस फॉर्म्स ऑफ ब्रेन डैमेज, जिसको अल्कोहलिक डिमेंशिया कहते हैं, और ये ऑफन इरिवर्सिबल होता है। और हमने पढ़ा हुआ है कि वर्निकीज कोर्साकॉफ सिंड्रोम भी होता है। तो इनमें क्या होगा, सिवियर मेमोरी इम्पेयरमेंट और साथ में थायामीन की डेफिशिएंसी। जो लेस कॉमन कॉजेज़ हैं टॉक्सिक कॉजेज़, उसमें थायामीन की डेफिशिएंसी और B12 डेफिशिएंसी आते हैं। थायामीन यानी B1, ये वर्निकीज कोर्साकॉफ करवाएगा, जिसमें अक्यूट कन्फ्यूजन होगी, जिसको हम कहते हैं वर्निकीज इंसेफेलोपैथी। और क्रोनिक इरिवर्सिबल मेमोरी लॉस जब हो जाए, पहले क्रोनिक कन्फ्यूजन हुई, इंसेफेलोपैथी हुई, क्रोनिक इरिवर्सिबल मेमोरी लॉस तो कोर्साकॉफ साइकोसिस कहते हैं। तो ये भी एक फॉर्म है डिमेंशिया की, थायमिन की डेफिशिएंसी। दूसरा B12 हमें पता है कि कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट भी करवाता है, मेमोरी लॉस, कभी कभार डिमेंशिया लाइक सिंड्रोम। ठीक है, B12 की डेफिशिएंसी सिर्फ पेरिफेरल न्यूरोपैथी नहीं होती, डिमेंशिया भी होता है, मेमोरी लॉस, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। और ये ट्रीटेबल कॉज है कॉग्निटिव डिक्लाइन का, ट्रीटेबल है, B12 दें सही हो जाएगा। और रेयर कॉज जो आता है इसमें, टॉक्सिक या न्यूट्रिशनल कॉज, रेयर कॉज है एनोक्सिया, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग या हैवी मेटल पॉइजनिंग। एनोक्सिया या कार्बन मोनोऑक्साइड से ब्रेन को एनोक्सिया हुआ, ऑक्सीजन नहीं गई, किसी भी वजह से अरेस्ट हुआ या सफोकेशन, या कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हुई तो ब्रेन डैमेज हुआ, कॉग्निटिव डेफिसिट हुआ, डिमेंशिया हुआ। हैवी मेटल पॉइजन जैसे मरकरी, लेड, आर्सेनिक, ये न्यूरोटॉक्सिक हो सकते हैं, तो कॉग्निटिव डिसफंक्शन करवाएंगे, मेमोरी प्रॉब्लम और डिमेंशिया। देन अगली कैटेगरी आती है कि विटामिन्स की डेफिशिएंसी से भी डिमेंशिया होता है, जो अभी हमने डिस्कस किया उसी को टॉक्सिक या न्यूट्रिशनल को साथ करके मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। देन अगली है ट्रॉमेटिक डिमेंशिया। ट्रॉमेटिक वजूहात क्या है डिमेंशिया की? मोस्ट कॉमन ट्रॉमा की वजह होता है क्रोनिक सबड्यूरल हेमाटोमा से भी डिमेंशिया, और मोस्ट कॉमनली दूसरा पोस्ट हेड इंजरी से। सबड्यूरल हेमाटोमा में ऐसा है कि क्रोनिक सबड्यूरल है ना, ड्यूरामेटर के नीचे ब्लड कलेक्ट हुआ है, तो उससे हेड के ट्रॉमा के बाद ओल्डर में तो ये प्रेशर देगा ब्रेन पे, ब्रेन पर प्रेशर पड़ेगा तो कॉग्निटिव डिक्लाइन, हेडेक, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम जो डिमेंशिया को मिमिक करेंगे, तो ये भी ट्रीटेबल है। दूसरा मैंने आपको बताया कॉमन है पोस्ट हेड इंजरी। हेड को इंजरी हुई, एक सिंगल सिवियर हेड इंजरी या बार बार माइल्ड हेड इंजरीज हुई तो लॉन्ग टर्म कॉग्निटिव डेफिसिट्स होंगे, जैसे मेमोरी प्रॉब्लम, अटेंशन में डिफ़िकल्टी, एग्जीक्यूटिव डिसफंक्शन, और ये डिमेंशिया करवा देंगे। जो लेस कॉमन कॉज है ट्रॉमेटिक डिमेंशिया का, उसमें आता है पंच ड्रंक सिंड्रोम। पंच ड्रंक सिंड्रोम को हम CTE भी कहते हैं, क्रोनिक ट्रॉमेटिक इंसेफेलोपैथी। असल में एक ऐसा प्रोग्रेसिव डीजेनरेटिव डिजीज़ होती है ब्रेन की, जो उन लोगों में होती है जिनको बार बार रिपीटेटिव हेड ट्रॉमा की हिस्ट्री हो। जैसे हमें पता है कि जो बॉक्सिंग करते हैं स्पोर्ट्स में या फुटबॉल खेलते हैं तो उनमें बार बार हेड ट्रॉमा होता है, हिस्ट्री होती है, तो उनमें ये क्रोनिक ट्रॉमेटिक इंसेफेलोपैथी होती है या पंच ड्रंक सिंड्रोम। इसमें उनको फिर कॉग्निटिव, बिहेवियरल, मूड सिम्टम्स होते हैं, जिसमें मेमोरी लॉस, कन्फ्यूजन, इम्पल्सिविटी और इवेंचुअली डिमेंशिया हो जाता है। ठीक है, अगली कैटेगरी आती है हमारे पास, ये स्पेस ऑक्यूपाइंग लेशन वगैरह उसी में ही आ गया। ठीक है, देन इन्फेक्शंस।
इन्फेक्टिव कॉज कॉमन तो कोई नहीं है, लेकिन लेस कॉमन है साइफिलिस और HIV। इन दोनों में डिमेंशिया होगा। साइफिलिस, न्यूरोसाइफिलिस जो है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है, तो पैरासिस, जनरल पैरासिस ऑफ द इंसेन करवाएगी, जो कि एक फॉर्म है डिमेंशिया की, जिसमें प्रोग्रेसिव कॉग्निटिव डिक्लाइन आता है, बिहेवियरल चेंज, साइकेट्रिक सिम्टम, और इसको एंटीबायोटिक से ट्रीट किया जा सकता है। HIV एसोसिएटेड डिमेंशिया, एडवांस स्टेजेस में HIV डायरेक्टली ब्रेन को इन्फेक्ट करता है, तो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होगी माइल्ड से सिवियर तक। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी ने इसका इंसिडेंस कम किया है HIV एसोसिएटेड डिमेंशिया का। जो रेयर कॉज है इन्फेक्टिव कॉज डिमेंशिया का, उसमें आती हैं कुछ डिजीज़ेस, जैसे पोस्ट एंसेफेलाइटिस, विपल डिजीज़, सब एक्यूट स्क्लेरोजिंग पैनएंसेफेलाइटिस। पोस्ट एंसेफेलाइटिस यानी कि ऑफन इंसेफेलाइटिस हो, ऑफन वायरल, जो कि सिग्निफिकेंट डैमेज करवाए, लॉन्ग टर्म कॉग्निटिव डेफिसिट, मेमोरी प्रॉब्लम, डिमेंशिया। सिवियरिटी और स्पेसिफिक जो सिम्टम है वो जो एरिया अफेक्ट होगा ब्रेन का उसके हिसाब से होंगे। पोस्ट एंसेफेलाइटिस। अगला इन्फेक्टिव कॉज जो विपल डिजीज़ है, जो ट्रोफाइरिमा विपली से होता है, हमने GIT में भी पढ़ा था, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है, लेकिन बाकी ऑर्गन्स को जैसे ब्रेन, तो जब ब्रेन को अफेक्ट करेगा तो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम, कॉग्निटिव डिक्लाइन, डिमेंशिया होगा। सब एक्यूट स्क्लेरोजिंग पैनएंसेफेलाइटिस, ये भी रेयर फैटल ब्रेन डिसऑर्डर है जो सालों में होगा आफ्टर द इनिशियल मीजल्स इन्फेक्शन के बाद। सब एक्यूट स्क्लेरोजिंग पैनएंसेफेलाइटिस। प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिटोरिएशन होती है, कॉग्निटिव डिक्लाइन, बिहेवियर चेंज, मायोक्लोनस, सीजर्स और प्रोफाउंड डिमेंशिया। ठीक है, ये जो सारी मैं आपको क्लासिफिकेशन बता रही हूँ डेविडसन वाली, तो इसमें अच्छी नहीं लिखी हुई इनाम दानिश में। इन्फेक्टिव के बाद आ जाए एंडोक्राइन पे, तो हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपोकैल्सीमिया की वजह से भी डिमेंशिया होता है। ठीक है, और इसके अलावा एक और कॉज है जो इसमें नहीं है गिवन, वो है प्रायन डिजीज़। प्रायन डिजीज़ में जो है मोर कॉमन तो नहीं है, लेकिन लेस कॉमन में आता है स्पोरेडिक क्रूट्सफेल्ड जैकोब डिजीज़। उसको अलग क्लासीफाई किया है, स्पोरेडिक क्रूट्सफेल्ड जैकोब डिजीज़, जिसमें जो कि मोस्ट कॉमन फॉर्म है क्रूट्सफेल्ड जैकोब डिजीज़ की, विदाउट नॉन कॉज ये स्पॉन्टेनियसली होती है, रैपिडली प्रोग्रेसिव, इसमें डिमेंशिया होगा, मायोक्लोनस भी होगा, याद रखिएगा मायोक्लोनस, और अदर न्यूरोलॉजिकल साइन। और इसमें लेस कॉमन जो प्रायन डिजीज़ ये है, और रेयर जो है वो है वेरिएंट क्रूट्स जैकोब डिजीज़, जो बीफ की कंजप्शन से, बीफ प्रोडक्ट्स इनसे होता है, कंटेमिनेटेड विद बोवीन स्पंजिफॉर्म इंसेफेलोपैथी। इट इफेक्ट द यंगर इंडिविजुअल, और साइकेट्रिक सिम्टम्स होंगे बिफोर द न्यूरोलॉजिकल डिक्लाइन। ठीक है, मैड काउ डिजीज़ भी हम इसको कहते हैं, वेरिएंट क्रूट्स जैकोब डिजीज़। अगली कूरू भी है, कूरू भी पहले हिस्टोरिकल प्रायन डिजीज़ है जो कुछ लोगों में पाई गई थी, जो कैनिबलिज्म की वजह से फैलती थी। इसमें भी सेरिबेलर अटैक्सिया, ट्रेमर और डिमेंशिया होता है। और लास्टली जर्ट्समैन स्ट्रॉसलर शेंकर डिजीज़, ठीक है, GSS, ये भी रेयर इनहेरिटेड प्रायन डिजीज़ है जो कि स्लो प्रोग्रेसिव रखती है बनिस्बत क्रूट्सफेल्ड जैकोब के। ये स्लो होती है, इसमें अटैक्सिया और बाद में डिमेंशिया हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी सब टाइप्स और कॉजेज़। नेक्स्ट अब हैं क्लिनिकल फीचर्स। तो इसमें सिम्टम्स जो होते हैं, मैंने आपको बताया कि पेशेंट का IQ जो है, इंटेलेक्चुअल फंक्शंस जैसे मेमोरी या एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जजमेंट, ये चीज़ें डिक्लाइन कर जाएंगी। साइंस जो हमें मिलेंगे डिमेंशिया के, उसमें फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट होगा, इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स, और याद देखिए पॉजिटिव ग्रैस्प रिफ्लेक्स, ग्लेबेलर रिफ्लेक्स एंड पामोमेंटल रिफ्लेक्स। ठीक है, ग्रैस्प रिफ्लेक्स को देंगे चीज़ पेशेंट को, वो ग्रैस्प करेगा, ग्लेबेलर यानी ग्लेबेला पर हम टैप करेंगे तो वो ब्लिंक करेगा, पामोमेंटल पे यानी पामोमेंटल रिफ्लेक्स में क्या होगा, जो थीनार है उसको अगर हम टैप करेंगे तो चिन पर जो मेंटेलिस मसल है उसकी कॉन्ट्रैक्शन होगी। ठीक है, हमने थीनार जो थंब के पास जो हमारा हाथ में होता है मसल, उसको टैप किया तो उससे जो है चिन के मेंटेलिस मसल की कॉन्ट्रैक्शन हो तो उसको हम कहते हैं पामोमेंटल रिफ्लेक्स। तो ये हमें साइंस मिलते हैं, फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, इनवॉलंटरी वो मूवमेंट करेगा, और पॉजिटिव ग्रैस्प रिफ्लेक्स, ग्लेबेलर एंड पामोमेंटल। अच्छा, इसने इन्वेस्टिगेशन नहीं बताई। अच्छा, अल्जाइमर में आगे ही डिस्कस होगी, लेकिन वैसे इन्वेस्टिगेशंस आगे देखेंगे। चलिए ठीक है, मैनेजमेंट जो है हमने कॉज को ट्रीट करना है जो इतने सारे हमने पढ़े, और डिमेंशिया का वैसे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है।
तो सबसे पहली जो टाइप है डिमेंशिया की, उसको पढ़ने से पहले मैं अगर आपको बताऊं कि मैनेजमेंट हमने कैसे करनी होती है कि रिस्क फैक्टर मॉडिफिकेशन, यानी अगर पेशेंट को हाइपरटेंशन है वास्कुलर डिमेंशिया में तो उसको हम मैनेज करें, या हम अल्कोहल अब्यूज़ को एड्रेस करें, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है तो टॉक्सिक न्यूट्रिशनल डिमेंशिया में उनको जो है एड्रेस करें, तो उससे स्लो डिटोरिएशन होगी, यानी ट्रीटमेंट ऑफ द कॉज। साइकोट्रोपिक ड्रग्स जो है वो सिम्टम्स को एलिवेट करेंगी, जैसे स्लीप डिस्टर्ब है उसको, परसेप्चुअल एब्नॉर्मलिटी को, मूड डिसऑर्डर को, लेकिन उनको भी लॉन्ग टर्म मोर्टेलिटी इंक्रीज़ करती हैं, तो इसलिए उनका यूज़ कॉशियसली करना है। सपोर्टिव केयर में सेडेशन एक सब्स्टिट्यूट नहीं है गुड पेशेंट एंड केयर सपोर्ट के लिए। और इसके अलावा कुछ डिजीज़ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होते हैं जो हम पढ़ेंगे कि अल्जाइमर टाइप डिमेंशिया में कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर, डोनेप्जिल, रिवास्टिगमीन, गैलेंटामीन और मेमांटीन ये प्रोग्रेशन को स्लो कर सकते हैं फॉर अ पीरियड। ठीक है, तो मेनली इसी तरह होता है ट्रीटमेंट। तो सबसे पहली जो टाइप है अल्जाइमर डिजीज़। अल्जाइमर डिजीज़ याद रखिए मोस्ट कॉमन फॉर्म जो है ना डिमेंशिया की अल्जाइमर है, जो इंक्रीज़ होती है विथ एज 45 से पहले रेयर है। ठीक है, 45 से पहले रेयर होती है, एज के साथ ज़्यादा होती है। जेनेटिक फैक्टर इसमें इंपॉर्टेंट है, अगर एज ऑफ ऑनसेट अंडर 65 है, 65 से कम में हो रहा है तो जेनेटिक फैक्टर। इसकी पैथोजेनेसिस में अगर आपको बताऊं तो जेनेटिक फैक्टर इसमें याद रखिए कि अल्जाइमर में 15% जो केसेस हैं वो फैमिलियल होते हैं, यानी उनको अर्ली ऑनसेट का, तो अर्ली ऑनसेट का अगर डिमेंशिया हो रहा है किसी को तो उसको हम ऑटोसोमल डोमिनेंट कहेंगे, दोनों पेरेंट्स को हैं एलील्स, या अगर किसी को लेटर ऑनसेट का हो रहा है तो वो पॉलीजेनिक ग्रुप है। ठीक है, सेवरल जीन्स में म्यूटेशन आती हैं। एक तो है एपोलाइपोप्रोटीन एप्सिलॉन 4, ठीक है, एपोलाइपोप्रोटीन E4। तो इनहेरिटेंस वन ऑफ इट्स एलील इंक्रीज द रिस्क 2 to 4 टाइम हायर इन द हेट्रोजाइगोट्स, 6 to 8 टाइम हायर इन द होमोजाइगोट। ठीक है, जिनको दोनों इसके एलील में म्यूटेशन है, लेकिन इसकी प्रेजेंस नेसेसरी नहीं होती या सफिशिएंट नहीं है फॉर द डिजीज़ डेवलपमेंट, मेकिंग जेनेटिक टेस्टिंग फॉर ApoE4 नॉट क्लिनिकली यूजफुल। तो इसको हम क्लिनिकली इस डेफिशिएंसी, इस म्यूटेशन को डिटेक्ट नहीं करते, क्योंकि इसके बगैर भी हो सकता है ये अल्जाइमर डिजीज़। ठीक है, सफिशिएंट नहीं है ये फॉर द डिजीज़ डेवलपमेंट। ब्रेन की पैथोलॉजी जब आप देखेंगे अल्जाइमर डिजीज़ में, कॉर्टेक्स जो है ना वो उसकी पार्टिकुलरली मैक्रोस्कोपिकली हमें एट्रोफी मिलती है, कॉर्टेक्स की भी और हिप्पोकैम्पस की एट्रोफी। हिस्टोलॉजिकली जो इसमें हॉलमार्क है इस अल्जाइमर का, वो हम पढ़ते आए हैं फर्स्ट ईयर से कि इसमें सेनाइल प्लैक्स बनते हैं जिनमें एमाइलोइड होता है, और दूसरा न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स बनते हैं। ठीक है, जो कि यूबिक्विटिन स्टेन के लिए पॉजिटिव होंगे इन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। तो ये सजेस्ट करता है पोटेंशियल डिफेक्ट इन द न्यूरोनल प्रोटीन डिग्रेडेशन। ठीक है, न्यूरोनल प्रोटीन डिग्रेडेशन जो है उसमें डिफेक्ट आ गया है, इसीलिए कॉर्टेक्स में न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स भी जमा हुए हैं और सिनाइल प्लैक्स बन के एक्यूमुलेट हुए हैं। और इसमें लास्टली न्यूरोट्रांसमीटर की एब्नॉर्मलिटीज़ भी होती है, जो कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन है वो प्रोमिनेंटली इम्पेयर होगी। तो इसके अलावा नॉरएड्रेनालिन, 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन, ग्लूटामेट, सब्सटेंस पी, इनकी भी जो है एब्नॉर्मलिटीज़ हमें मिलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही बता रहा है सेनाइल प्लैक बने, न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल, माइलोइड एंजियोपैथी भी होती है कॉर्टेक्स में, तो उससे न्यूरो ट्रांसमिशन में डिस्टर्बेंस आएगी, क्योंकि एंजाइम जो है कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज और एसिटाइल कोलिन, इनकी रिडक्शन हो गई है। अब क्लिनिकल फीचर पेशेंट डिमेंशिया में अल्जाइमर डिजीज़ में कैसे प्रेजेंट करेगा, वो न्यू इन्फॉर्मेशन लर्न नहीं कर पाएगा, याद नहीं कर पाएगा, और पिछली जो भी इसको इन्फॉर्मेशन याद है उसको रिकॉल नहीं कर पाएगा। ठीक है, प्राइमरी इम्पेयरमेंट यही होती है कि न्यू चीज़ें, न्यू इन्फॉर्मेशन याद नहीं हो रही, और जो मेमोरी है उसकी ग्रेजुअली वर्सनिंग हो रही है बाकी कॉर्टिकल फंक्शंस की भी। शॉर्ट टर्म मेमोरी डेफिसिट्स याद रखिए ज़्यादा अपेरेंट होते हैं। फिर लेटर जो इसमें फ़ीचर होंगे उसमें पेशेंट को अप्रेक्सिया, विजुअल स्पाशियल इम्पेयरमेंट और एफेजिया होगा। ठीक है, लैंग्वेज फंक्शन डिक्लाइन करेगा, डिफ़िकल्टी विद द नेम्स एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ बीइंग सेड, जो बोला जा रहा है उसको समझने भी मसला। एप्रेक्सिया क्या है? एप्रेक्सिया है कि मोटर एक्टिविटीज़ कैरी ना कर पाए, इन इम्पेयर एबिलिटी, डिस्पाइट द मोटर फंक्शन बिल्कुल इंटैक्ट है, सही है, लेकिन कैरी नहीं कर पा रहा एक्टिविटीज़, उसको एप्रेक्सिया कहेंगे। और एग्नोसिया यानी जो चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको आइडेंटिफाई नहीं कर रहा, रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा, डिस्पाइट उसका सेंसरी फंक्शन बिल्कुल सही है, हाथ में पेन पकड़ी हुई है लेकिन बता नहीं पा रहा कि ये पेंसिल है, तो उसको कहते हैं एग्नोसिया होगा। ठीक है,
इसके अलावा इम्पेयरमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव फंक्शन, जैसे प्लानिंग नहीं कर पाएगा, ऑर्गेनाइज नहीं करेगा, सीक्वेंसिंग, एब्स्ट्रैक्टिंग। बिहेवियरल चेंजेस में उसको एजिटेशन होगी, गुस्सा, अग्रेशन, डिप्रेशन, पैरानॉइड डिल्यूजन्स। ठीक है, डिप्रेशन याद रखिएगा इसमें फ्रीक्वेंटली प्रेजेंट होता है अल्जाइमर में। और एग्रेशन भी हो सकती है। इंटर करेंट फिजिकल इलनेस जो है वो क्लिनिकल फीचर्स को और ज़्यादा एक्यूटली वर्सन करती है। एनोसोग्नोसिया, एनोसोग्नोसिया नहीं गिवन इसमें, उसमें क्या होता है, डेनियल ऑफ प्रॉब्लम्स। ये कॉमन होता है जैसे डिजीज़ प्रोग्रेस करेगी। डायग्नोसिस वैसे रिलाई करती है हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रेसिव मेमोरी लॉस पे, जिस तरह इसकी बढ़ती जा रही है मेमोरी लॉस उस पर, और फंक्शनल इम्पेयरमेंट पर, कॉर्बोरेटेड बाय एन इन्फॉर्मेंट। कॉग्निटिव टेस्टिंग और पेशेंट की जो न्यूरो इमेजिंग है ये सपोर्टिव है लेकिन डायग्नोस्टिक नहीं है ऑन देयर ओन। तो हम कैसे डायग्नोस करें, इन्वेस्टिगेशंस क्या करवाएंगे। इन्वेस्टिगेशन जो है वो एम्ड होती है कि हम ट्रीटेबल कॉजेज़ डिमेंशिया के जो होते हैं उनको एक्सक्लूड करें, अगर वो हैं तो उनको ट्रीट करें। हिस्टोलॉजिकल कन्फर्मेशन टिपिकली हमें पता है पोस्टमार्टम के बाद ही हो सकती है ब्रेन की हिस्टो, जिसमें हमें ये प्लैक्स वगैरह मिले। तो इन्वेस्टिगेशन थोड़ा याद रखिएगा कि इसमें हमने जो है क्या करवानी होती है। वैसे ओवरऑल ही हम इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं ट्रीटेबल कॉजेज़ को रूल आउट करने के लिए। तो इसमें ब्लड सीपी, ठीक है, ब्लड टेस्ट हैं जिनमें फुल ब्लड काउंट, ESR, यूरिया, इलेक्ट्रोलाइट्स, ग्लूकोज, कैल्शियम लेवल, लिवर फंक्शन टेस्ट, थायराइड फंक्शन टेस्ट, विटामिन B12, साइफिलिस सीरोलॉजी, ANA, एंटी DSNA, डबल स्ट्रैंडेड DNA। ठीक है, दूसरा फिर हमने ब्लड टेस्ट के अलावा इमेजिंग करवानी होती है हेड की, CT या फिर MRI, ताकि कोई अगर स्ट्रक्चरल लेजन है। एक और कॉज था जो मैं आपसे डिस्कस करना भूल गई, हाइड्रोसेफेलस। हाइड्रोसेफेलस में लेस कॉमन कॉज जो है कम्युनिकेटिंग या नॉन कम्युनिकेटिंग, जो नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफेलस है उससे डिमेंशिया होता है। तो इसलिए हम इमेजिंग जो करवा रहे हैं वो हाइड्रोसेफेलस जैसी स्ट्रक्चरल लेजन्स को रूल आउट करने के लिए। ट्यूमर अगर है, नियोप्लास्टिक कॉज भी था जिसमें सेकेंडरी डिपॉजिट्स मोस्ट कॉमन वजह होती है। दूसरा अगर प्राइमरी सेरेब्रल ट्यूमर है तो उससे भी होगा। और पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम लिम्बिक इंसेफेलाइटिस की वजह से। तो इसलिए हम MRI CT से ट्यूमर को रूल आउट कर रहे हैं। दूसरा क्रोनिक सबड्यूरल हेमाटोमा भी इसी से पता चलेगा, तो उनको रूल आउट करने के लिए जनरलाइज्ड एट्रोफी हमें जो याद रखिए CT पे मिलेगी, कॉमन फाइंडिंग होती है डिमेंशिया की, एट्रोफी होगी पूरी। एट्रोफी कैसे पता चलती है हमें CT पे, जो सल्का गारा है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं, उससे वो इंडिकेट करता है एट्रोफी। अगर लेस प्रोमिनेंट होते हैं तो हम कहते हैं सेरेब्रल एडिमा है। ठीक है, अगली इन्वेस्टिगेशन हमने इमेजिंग भी करवाया, ब्लड टेस्ट, चेस्ट एक्सरे भी करवाया जाता है। और लास्टली इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, EEG स्पेशली जो क्रूट्सफेल्ड जैकोब डिजीज़ थी, प्रायोन डिजीज़, उसमें हम करवाते हैं अगर ये सस्पेक्टेड है, क्योंकि उसमें हमें कैरेक्टरिस्टिक जनरलाइज्ड पीरियोडिक शार्प वेव पैटर्न मिलता है, उन केसेस में हम करवाते हैं। अच्छा, इसके अलावा याद रखिए कुछ सिलेक्टेड जो केसेस होते हैं उनमें फिर हमने इन्वेजिव इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, जैसे लंबा पंचर या रेयरली ब्रेन बायोप्सी भी कंसीडर कर सकते हैं अगर हमारे इनिशियल टेस्ट इनकन्क्लूसिव है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अब अल्जाइमर डिजीज़ का जो है ट्रीटमेंट। एक तो फार्माकोलॉजिकल है, दूसरा नॉन फार्माकोलॉजिकल। ठीक है, याद रखिए कि हम फार्माकोलॉजिकली एंटीकोलिनेस्ट्रेस देते हैं, डोनेप्सिल, रिवास्टिगमीन, गैलेंटामीन। तो उनसे जो है कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट स्लो होगी अर्ली स्टेज पे अगर हम देंगे। मेमांटीन NMDA रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, ये लर्निंग और मेमोरी जो है अर्ली डिजीज़ में उसको इन्हेंस करेगी। और एडवांस केस में भी ये मेमांटीन हेल्पफुल है, यूज़फुल है। नॉवल ट्रीटमेंट क्या करते हैं, जो एमाइलॉइड प्लैक फॉर्मेशन है तो उसको टारगेट करेंगे, लेकिन ये ड्रग्स अभी अंडर डेवलपमेंट है। देन नॉन फार्माकोलॉजिकल में हमारा यही होता है कि हम फेमिलियर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें, सपोर्टिव केयर दें पेशेंट को। एंटी डिप्रेशन मेडिकेशन भी हेल्पफुल होती है डिप्रेशन या एंजाइटी के लिए, जो कि अल्जाइमर में बहुत कॉमन है। ठीक है, तो ट्रीटमेंट यहाँ पर यही कह रहा है कि ट्राई टू फाइंड आउट करेक्टेबल कॉज क्या है, उसको रिमूव करें। अगर कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट अल्जाइमर डिजीज़ का नहीं है, याद रखिए, तो रिसेंटली एंटीकोलिनेस्ट्रेस ड्रग अप्रूव हुई हैं कि ये कोलिनर्जिक एक्टिविटी को ब्रेन में बढ़ाएंगी। सिंस हमें पता है एल्जाइमर में कोलिनर्जिक डेफिशिएंसी हो गई है, तो ये ड्रग्स कौन सी है, टैकरीन, रिवास्टिगमीन, गैलेंटामीन, और ये कॉग्निटिव फंक्शन के लिए अप्रूव हुई हैं इन द एल्जाइमर। तो करंट एल्जाइमर मेडिकेशन जो है हेल्प फॉर टाइम,
विथ मेमोरी सिम्टम एंड अदर कॉग्निटिव चेंज। 2 टाइप ऑफ ड्रग्स करंटली यूज़ की जाती है कॉग्निटिव सिम्टम के लिए, कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर, दूसरी मेमांटीन। कोलिनेस्टरेज जो अभी मैंने आपको बताया उसी की बस मैं अब रीड कर रही हूँ कि ये ड्रग्स जो है कैसे वर्क करती है। ये सेल टू सेल कम्युनिकेशन जो है उसको बूस्ट अप करती है, तो न्यूरोट्रांसमीटर प्रोवाइड करेंगी, यानी एसिटाइल कोलिन जो कि डिप्लीट हो गया है ब्रेन में अल्जाइमर की वजह से। अब इम्प्रूवमेंट इसमें वैसे मॉडेस्ट होती है। कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर जो है वो न्यूरोसाइकियाट्रिक सिम्टम्स को इम्प्रूव करेंगे, गुस्सा जो आ रहा है पेशेंट को उसको, डिप्रेशन को भी सही करेंगी। कॉमनली जो हम देते हैं कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर वो डोनेप्जिल, गैलेंटामाइन, रिवास्टिगमीन। मेन साइड इफ़ेक्ट इनका जो होता है ना, डायरिया, नोशिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, स्लीप डिस्टर्बेंस। ठीक है, उन लोगों को जिनमें कार्डियक कंडक्शन के डिसऑर्डर हैं या सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं तो उनमें स्लो हार्ट रेट हो सकता है, हार्ट ब्लॉक भी हो सकता है इन ड्रग्स से। ठीक है, कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर के अलावा मेमांटीन जो नेमेंडा के नाम से आती है, ये ड्रग जो है अनदर ब्रेन सेल कम्युनिकेशन नेटवर्क की तरह ही वर्क करती है और सिम्टम्स की प्रोग्रेशन को स्लो कर देगी, मॉडरेट टू सीवियर के लिए है। अल्जाइमर डिजीज़ में, ठीक है, अगर मॉडरेट टू सीवियर है तो उसमें हम ये मेमांटीन देते हैं। समटाइम ये हम कॉम्बिनेशन में भी दे सकते हैं कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर के साथ। इसमें अब कॉन्स्टिपेशन साइड इफ़ेक्ट है, डिजीनेस, हेडेक। ठीक है, यहाँ पर ये कंप्लीट हुआ मल्टीपल अल्जाइमर डिजीज़। ठीक है, अगली जो टाइप है डिमेंशिया की वो है मल्टी इन्फार्क्ट डिमेंशिया। मल्टी इन्फार्क्ट डिमेंशिया याद रखिएगा कि सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज जो है डिमेंशिया का वो यही होता है। अल्जाइमर मोस्ट कॉमन कॉज है, सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज मल्टी इन्फार्क्ट। इसमें क्या होता है कि ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक की पेशेंट को हिस्ट्री होगी, पैरालिसिस हुई होगी या उसका विजुअल लॉस की हिस्ट्री होगी। याद रखिए इसमें जो डिमेंशिया हो रहा है वो फॉलो करेगा सक्सेशन ऑफ अक्यूट स्ट्रोक। पहले अक्यूट स्ट्रोक हुए होंगे या लेस कॉमनली एक सिंगल मेजर स्ट्रोक हुआ होगा, उसके बाद पेशेंट को डिमेंशिया डेवलप होगा। तो ये मल्टी इन्फार्क्ट डिमेंशिया रिजल्ट करता है क्योंकि जो सप्लाई करनी है ना हमारे कॉर्टेक्स को वेसल्स, उनकी ऑक्लूजन हो जाए और सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर्स को जो सप्लाई कर रही है, और ये टिपिकली कॉर्टिकल डिसफंक्शन करवाएगी। ठीक है, फोकल लॉस ऑफ फंक्शन। सिटी स्कैन पे हमें लो डेंसिटी के एरियाज़ नज़र आएंगे इन्फाक्शन के। ठीक है, इन्फाक्शन हमें लो डेंस नज़र आता है सिटी पे, तो वो नज़र आएगा हमें सिटी पे मल्टी इन्फार्क्ट डिमेंशिया में। मेनली बस ब्लड फ्लो रुका है, इम्पेयर हुआ है, ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंचे, इन्फार्क्ट हो गया है। कुछ साइलेंट स्ट्रोक्स होते हैं, साइलेंट, पेशेंट को पता ही नहीं चलता। ठीक है, और उनको ये कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट हो जाती है, डिमेंशिया हो जाता है। रिस्क फैक्टर तो हमें पता है कि हाई ब्लड प्रेशर, एथेरोस्क्लेरोसिस, हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, स्मोकिंग, ओबेसिटी, एज, फैमिली हिस्ट्री, एथनिसिटी, ये सब ये करवाएंगे मल्टी इन्फार्क्ट डिमेंशिया। अल्जाइमर में हमने पढ़ा था ग्रेजुअल और स्टेडी डिक्लाइन होता है फंक्शन का, यहाँ पर स्टेप वाइज डिटोरिएशन होगी। ठीक है, इसका मतलब है कि सिम्टम्स और ज़्यादा वर्सन हो जाएंगे सडनली जब नया स्ट्रोक होगा, फिर कुछ टाइम पीरियड के लिए सिम्टम स्टेबलाइज हो जाएंगे, फिर सब्सिक्वेंट स्ट्रोक होगा तो वर्सन हो जाएंगे। ठीक है, सिम्टम्स वही हो रहे हैं, मेमोरी लॉस, जजमेंट, रीजनिंग इम्पेयर हो रही है, और न्यूरोलॉजिकल साइंस भी होंगे, फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, गेट डिस्टर्बेंस, बिहेवियर में मूड स्विंग, डिप्रेशन, लॉस ऑफ ब्लैडर एंड बॉवल कंट्रोल। अच्छा, एक बात मुझे समझ नहीं आ रही कि इनाम दानिश में फर्दर जो टाइप्स है मेजर वो डिमेंशिया की नहीं है गिवन, इवन साइकियाट्री यूनिट में भी नहीं है गिवन वो टाइप्स, जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने ये टॉपिक डेविडसन से पढ़ा है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक और टाइप होती है फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया और लेवी बॉडी डिमेंशिया। ठीक है, ये तो इम्पॉर्टेंट है और आपको पता होनी चाहिए कि फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया, अगर मैं समराइज़ भी करूँ, उसमें ऐसा सिंड्रोम है जिसमें बिहेवियरल एबनॉर्मलिटी, लैंग्वेज इम्पेयरमेंट होती है, जो 60 ईयर्स की एज से पहले होता है। ठीक है, तो इसमें भी फर्दर क्लिनिकल सब टाइप होती हैं फ्रंटो टेम्पोरल की। एक होता है बिहेवियरल वेरिएंट फ्रंटो टेम्पोरल, दूसरा प्राइमरी प्रोग्रेसिव एफेजिया, और तीसरा होता है सिमेंटिक डिमेंशिया। पिक डिजीज़ जो है, ये पहली दो जो टाइप्स हैं, बिहेवियरल वेरिएंट फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया और प्राइमरी प्रोग्रेसिव एफेजिया, इन दोनों की वजह है पिक्स डिसीज़, कॉमन अंडरलाइंग कॉज। अब फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया की मैं पैथोजेनेसिस समझाऊँ तो यहाँ पर भी फैमिलियल केसेस जो हैं, जेनेटिक फैक्टर देखें, फैमिलियल केसेस में म्यूटेशन आ जाती है जीन्स में, जैसे MAPT जीन जो कि एक माइक्रोट्यूब्यूल इनको एसोसिएटेड प्रोटीन टाउ को इनकोड करता है, GRN, TPD43, FUS, VCP, C9 और F72,
ये मुख्तलिफ जीन्स हैं जिनमें म्यूटेशन आती है, तो होगा क्या, यहाँ पर भी प्रोटीन की एक्यूमुलेशन हो रही है, एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन टाउ और बाकी प्रोटीन्स जो साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बॉडी बना देंगी ब्रेन टिश्यू में। तो इसमें ना शेयर्ड पैथोजेनिक बेसिस भी है। अब कुछ जीन की म्यूटेशन, जैसे अगर VCP में अगर म्यूटेशन आ रही है तो उससे एमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस भी साथ हो सकती है, इंक्लूजन बॉडी मायोपैथी, पैगेट डिजीज़ ऑफ द बोन। तो इसका मतलब है ये साथ हो रही है अगर, तो इसका मतलब है कॉमन मैकेनिज्म है सेलुलर डिग्रेडेशन का, डिजनरेशन का, ड्यू टू एबनॉर्मल प्रोटीन एक्यूमुलेशन। अब फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया कैसे प्रेजेंट करता है, पेशेंट की पर्सनैलिटी चेंज, क्योंकि फ्रंटल लोब अफेक्ट हो रहा है तो पर्सनैलिटी चेंज, टेम्पोरल लोब हो रहा है तो उसकी लैंग्वेज डिस्टर्बेंस। ठीक है, ईजी है बहुत। और मेमोरी जो है इनिशियल अर्ली स्टेज पे तो प्रिजर्व ही रहती है, इसमें अल्जाइमर के बरक्स यहाँ पर प्रिजर्व रहती है। मैनेजमेंट कोई स्पेसिफिक क्यूरेटिव ट्रीटमेंट तो नहीं है, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर हम देंगे, उसकी डिसइनहिबिशन के साथ हेल्प करेगी, और कंपल्सिव बिहेवियर। बाकी एंटीकोलिनेस्ट्रेस यहाँ पर फ़ायदा नहीं देंगे क्योंकि यहाँ कोलिनर्जिक सिस्टम अफेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, वही प्लैक्स डिपॉजिट हुए फ्रंटो टेम्पोरल रीजन पे। थर्ड जो टाइप है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेवी बॉडी डिमेंशिया। तो वो भी न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर होता है जिसमें डिमेंशिया भी होता है, लेकिन याद रखिए इसमें अब पार्किंसन डिजीज़ के साइन होंगे, डिमेंशिया प्लस पार्किंसंस डिजीज़। पैथोजेनेसिस यहाँ पर भी म्यूटेशन दी जाती है, लेकिन ये वाली आपने जीन्स थोड़ी याद रखनी है, अल्फा साइन्यूक्लिन बीटा साइन्यूक्लिन जीन। ठीक है, लेवी बॉडी में ये म्यूटेटेड होंगी। तो प्रोटीन एग्रीगेशन होगी, एक्यूमुलेशन होगी एबनॉर्मल प्रोटीन की, जिनमें अल्फा साइन्यूक्लिन या यूबिक्विटिन होगा न्यूरॉन्स में। क्लिनिकल फीचर यहाँ पर जो है इसके भी थोड़े मुख्तलिफ फीचर्स हैं कि इसमें फ्लक्चुएटिंग कॉग्निटिव स्टेट होगी, हाई इंसिडेंस है विजुअल हेलुसिनेशन होंगी पेशेंट को, विजुअल, और साइड इफ़ेक्ट्स होंगे एंटी पार्किंसोनियन एंड एंटी साइकोटिक ड्रग्स अगर हम देंगे तो उससे उनकी साइड इफ़ेक्ट की सेंसिटिविटी ज़्यादा है। हेलुसिनेशन समझ के अगर हम दे रहे हैं एंटी साइकोटिक ड्रग्स वगैरह तो उससे साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा होंगे। ठीक है, लेवी बॉडी